अभी आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता जो लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, आज हम उनसे राजनीतिक चर्चा करने के लिए उनके पास आएंगे। सर्वप्रथम उनसे निवेदन करेंगे कि वो अपना परिचय दें। देखिए, मैं भगत राम मिश्रा हूँ। लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज से समाजवादी पार्टी से मैं चुनाव लड़ा हुआ हूँ और समाजवादी पार्टी के लिए इधर मैंने अध्यक्ष जी के पिछले जन्मदिन को 2024 जी गोंडा में घोषणा किया है जी कि देवीपाटन मंडल से समाजवादी पार्टी की 20 सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में समाजवादी पार्टी लेकर के आई। आपने बड़ी बात कही। सर, हम शुरुआत करते पहले, राजनीति आपको विरासत में मिली है या आपने खुद संघर्ष करके ये बनाया है? मैं खुद संघर्ष करके आया हूँ। विरासत में हमारा परिवार जरूर रहा है, लेकिन हमारे परिवार में राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं। राजनीति से आप छात्र राजनीति से यहाँ तक पहुंचे हैं कि डायरेक्ट जो है लोग इससे पहले क्या किए हैं, कौन सा चुनाव लड़े हैं? चुनाव में मैं आपको बता दूं, मेरे जनहित में हम जब से पढ़ लिख करके वकालत में आए, जनहित की भावना मेरे मन में शुरू से पैदाइशी, मतलब मैं 100% जी, मैं सबसे पहले मैं किसान का बेटा हूँ जी, और अच्छे किसान का बेटा जी। तो मुझे 1993 में मैं यहाँ आया तो मुझको लगा कि साहब इस देश में किसानों को लागत मूल्य नहीं मिले जी। तो मैं जब भी गांव जाऊं तो देखूं सर ये है हमारे पास खेती भी है, कारण क्या है जी। तो मैं बहराइच से नहीं था, वो देवीपाटन मंडल उत्तर प्रदेश से नहीं था, मैं हिंदुस्तान का पहला किसान हूँ जो सुप्रीम कोर्ट में 1994 में गया हूँ। इस देश में किसानों को लागत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस को खारिज किया, किसान आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए। फिर हाईकोर्ट गया, फिर हाईकोर्ट ने कहा साहब ये पॉलिसी में था। मैं 5 से 7 बार सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट किसानों के लिए, किसान और आज भी किसानों को लागत नहीं मिल रही है। किसान जहां था वही है। जो मोदी जी ने जरूर घोषणा किया था कि आय दोनी हो जाएगी, तो मृत्यु दर तो दोनी, आत्महत्या तो दोनी होगी, आय और पीछे चलेगी। आपके राजनीतिक शुरुआत के दौरान हमने आपके बारे में सुना कि आपने किसी बड़े नेता को काला झंडा दिखा दिया है। उसमें भी उसमें कोई हमारा राजनीतिक स्वार्थ नहीं था जी। उसमें यह था कि हमारे व्यापक विशेषरगंज को जी मायावती जी ने श्रावस्ती जनपद में जी अटैच कर दिया था। विशेषरगंज यहाँ से लगभग जो है वो बहराइच से करीब 60-70 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है। विशेषरगंज वालों को बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा करके पहुंचना होता था। तो मुझको देखा कि साहब हमको परेशानी है तो हमारी जनता को परेशानी, फिर काहे के लीडर गाय के जनता है, तो मैंने संघर्ष करना शुरू किया। और उस समय राजनाथ सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री थे, 4-5 बार मैं लगातार उससे मिला। उन्होंने कहा सर वो बरेली में मैं घोषणा कर दूंगा और निश्चित रूप से इसका पार्टी, और सर भाजपा के सभी नेताओं ने। सर मैंने देखा कि जितने सभी नेता हैं तो मंच के नीचे मैं स्वतः में एडमिट हो गया, तो कहीं रह गया जी। और मैं कह करके अपने 6 से लोगों से कहा था कि भाई ये इस बार घोषणा मुख्यमंत्री करेंगे। तो निश्चित रूप से मैंने अपने क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री जी को चैलेंज किया था कि आपने श्रावस्ती से आपको विशेषज्ञ काटने को कहा, इसको काटिए। उनको अहंकार हो गया थोड़ा सा, उन्होंने बड़े ही अहंकारी लहजे में कहा मिश्रा जी बैठ जाइए, कोई माई का लाल मुझसे दबाव में काम नहीं करवा सकता। उस तरह से जान लीजिए मैं ईश्वरवादी हूँ, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं आज कह रहा हूँ बाबा रामचंद्र परमहंस दास थे उस समय, क्योंकि मुख्यमंत्री से काम कर नहीं रहे थे। बाबा रामचंद्र, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वो उसके राम मंदिर के अध्यक्ष थे ट्रस्ट के, उन्होंने सबको चिट्ठी अगर रतन जी को देखा, उसके बाद जो है तो उस समय जब आपने काला झंडा दिखाया तो आपके ऊपर कोई पुलिस पीड़न या हम मैं मान के चलता हूँ कि अच्छे कार्य के लिए कोई भी व्यक्ति धरती पर जो मनुष्य के रूप में जिसने जन्म लिया, अच्छे कार्य के लिए कोई भी कदम कोई भी व्यक्ति अगर उठाएगा तो उसके साथ ईश्वर खड़ा रहता है, वो सुरक्षा करता है। उत्तर प्रदेश की पूरी फौज हमको अरेस्ट करना चाहती थी और पूरी फौज जिस पाड़े में खड़ा हुआ था वो चारों तरफ पूरी फौज लगी हुई, लेकिन किसी फौज की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। बल्कि कप्तान मेरे पास आए तो मैंने कप्तान से बता दिया, कप्तान साहब सुन लीजिए, अगर हमारे बाड़े को आपकी पुलिस टच करेगी तो आगे के हंगामे की स्थिति आप जानिएगा। आप 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो मैं आपके माध्यम से जानना ये चाह रहा था
कि क्या आपने पहले से आवेदन कर रखा था या मान्य जी ने आपको उतारा था? नहीं, लेकिन मान्य जी से हमारी सिलसिले में बातचीत होती रहती थी, और जो उसमें मान्य जी की जो हमारी वार्ता उसको तो मैं बहुत क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन चुनाव हमको मान्य जी ने ही लड़ाया। मान्य जी ने लड़ा? मान्य जी ने ही लड़ाया। मतलब उसमें जातिगत कारण था या क्या था कि बहुत से कारण थे, जो बहुत से कारण, क्योंकि पार्टी का मामला है उसमें बहुत से तो सही हम डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन कारण बहुत से थे, क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह को बहुत हाई तोप मान करके जो है भारतीय जनता पार्टी चल रही थी कि साहब उनका टिकट नहीं घोषित हो रहा था, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे देवीपाटन मंडल में लोकसभा क्षेत्र में सभी लोगों से जानकारी लिया कि कौन आदमी ब्रिजभूषण शरण सिंह से चुनाव लड़ सकता है, तो निकाल करके पब्लिक और कार्यकर्ताओं से हमें लगाया तो जैसा कि आपने बताया कि हमने जो है संघर्ष करके ये मुकाम हासिल किया है, तो राजनीतिक दौर में जब आपने शुरुआती दौर में जब अपने राजनीति में कदम रखा तो उसमें परिवार का कितना योगदान है? पूरा योगदान, हमारा परिवार पूरा योगदान। हाँ, होता क्या है कि ना कि जब गांव का कोई लड़का या कोई व्यक्ति जब निकलता है राजनीति में तो घर वाले डरने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा जो है कहीं फंस जाए या किसी राजनीति का शिकार हो जाए। हमारे गाँव में आपको बता दूं, मुझको अपने गांव वालों पे भी गर्व है। हमारे गांव वाले हमको इतना मानते हैं कि हमारे लिए गांव है ही नहीं, पूरा गांव उसको परिवार की तरह मानता है। इधर हमारा कोई संदेश गांव वाले लगा है तो वो परिवार पे कहीं नहीं टूटा, हमारा गांव को नहीं मिली। 2024 लोकसभा चुनाव आप हार गए, इसके पीछे आपका क्या अनुभव हुआ चुनाव के दौरान? चुनाव के हारने की बहुत विसंगतियां हैं। हमारे चुनाव को मैं कह चुका, अपने स्टेटमेंट में दे चुका हूँ। अध्यक्ष जी के जो है 2024 के जन्मदिन पे कि हमसे चुनाव, उन्हें बता दें हमारे दर्शकों को। अच्छा, मैंने बताया है कि हमारे खिलाफ जो है वो चुनाव आरबीआई लड़ रही थी। हमारा चुनाव एक तरफ हमारे कार्यकर्ता थे, मैं लड़ रहा था, समाजवादी पार्टी लड़ रही थी, और दूसरी तरफ आरबीआई लड़ रही थी। और एक बात हो जानी, आपने कहा पूछा, मैं बताया कर रहा हूँ। मेरे चुनाव के ठीक पहले 3 तारीख को मेरा नॉमिनेशन था, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम मेरे पास आई थी, तो अपने पिछले हमारे सारे में आ गए, पूरी टीम हमारे पास आई थी कि आप अपनी जुबान से जितना बताइए वो कह दीजिए, वो आपको धन उपलब्ध कराएंगे। कौन? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई की बात कर रहा हूँ, यहाँ की पूरी जिला इकाई की आई। तो मैं हंस के बताया कि साहब फिलहाल मुझको कभी धरती में खरीदने वाला नहीं है, मुझको चुनाव लड़ने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा चुनाव नहीं, वो आपको एक तरीके से मतलब खरीदना चाह रहे थे कि आप पैसा ले लीजिए, आप सरेंडर। 100% ये नहीं, उनसे कहा गया सब आप चुनाव जो है ये भी नहीं लगेगा आपको कि आप जो अपना पर्चा वापस कीजिए तो लोग डरेंगे आपकी बदनामी हो जाएगी। यहाँ की इकाई आई थी, उसने कहा साहब आपका नामांकन पत्र खारिज हो जाएगा। तो यहाँ तक बात आई। हाँ, हमने कहा आपने सभी बयानों में, मैं चुनाव में कहता रहा लगातार। नहीं, आपने जब 2024 लोकसभा चुनाव ब्रिजभूषण सिंह के सामने लड़ने का फैसला लिया, तो यहाँ ये होता है कि लोग कहते हैं कि ब्रिजभूषण सिंह बहुत बड़े दबंग आदमी है, बहुत दबदबा है उनका, तो क्या आपको डर नहीं लगता था उनके सामने? मैंने पहले कह दिया, हमारे उनके रास्ते अलग अलग हैं। अब उनको दबदबा कहना हो सकता है अच्छा लगता हूँ, मानते हो। अपने चुनाव में भी कहा था, मैं ईश्वर को, संविधान को छोड़ करके मैं किसी का दबदबा नहीं मानता, आज भी किसी का दबदबा नहीं मानता। मैं प्रेम मानता हूँ, व्यवहार मानता हूँ, परिवार मानता हूँ। अब उनको स्वयं दबदबा कहना अच्छा लगता है। अगर मुझसे कोई कह दे कि आपका दबदबा है तो मैं अपने को गाली महसूस करूंगा। दबदबा शब्द आपके हिसाब से हमारे लिए गाली। अगर कोई मुझको कहे कि आपका दबदबा है तो मैं गाली महसूस करूंगा। उनको अच्छा लगता है तो बात करेंगे, वो उनका विषय है। 2024 लोकसभा चुनाव आप लड़े, उसमें आपको ब्राह्मणों का समर्थन आपके साथ कितना था? 60% से ज्यादा समर्थन। 60% आपका समर्थन आपको मिला। और सभी पार्टी के, हमारे सभी लोगों का, हमारे मूल जो है वो पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोगों ने बड़ी मेहनत से चुनाव लड़ा। समय चूंकि कम था, उनको देखा जा रहा था, और उसमें इस खातिर चूंकि समय कम था, और मैंने बताया कि चूंकि आरबीआई चुनाव लड़ रही थी, तो आरबीआई के चुनाव लड़ने का 10 मिनट को अंदाजा नहीं लगा। और मैं बहुत आभारी हूँ अपने क्षेत्र की जनता का कि आज की तारीख में हमारे क्षेत्र की जनता मुझको अपने परिवार की तरह से मान रही है। इधर हमारे खिलाफ हमारे जो नेताजी हैं, जो चुनाव लड़े हैं, लड़े तो चुनाव पर लेकिन लीडर उन्हीं को माना जाता है।
पिछले दिनों ने कहा था देवपाटन मंडल के जो है अकेला हम नेता है, बाकी कोई नेता हमारे मुकाबले में देवपाटन मंडल का नहीं है। तो उनका स्टेटमेंट हमारे नेता जी का था। तो बाकी तो हमारा वैसे कोई मतलब कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में जहां से मैं चुनाव लड़ा हूँ वहां अगर कोई कहे कि हमें कोई दूसरा है नहीं, तो मैंने वहां भी कहा 26 तारीख को बोल रहा हूँ मैं। फिर राजनीतिक क्षेत्र में देवपाटन मंडल में सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी को प्राप्त है तो भगत राम मिश्रा को प्राप्त है। किसी इसका सर्वे जितनी भी एजेंसी हैं सोशल मीडिया की जितनी भी हैं वो सर्वे कर ले, सर्वे के बाद जो रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाला होगा कि कौन देवपाटन मंडल। मान लेते हैं कि यदि आप 2024 का लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहला कदम आपका क्या होता है, कैसे कदम किए? क्योंकि अपने चुनाव में कर चुका हूँ, बहुत विस्तृत कहा है, बड़ा लंबा हो जाएगा, ये शार्ट में बता दें। मैं आपको बता दूं, मैं अपने चुनाव में बराबर कहता रहता था कि हर विधानसभा स्तर तक एक एम्स कॉलेज, क्योंकि हमारे लोकसभा क्षेत्र में कोई एम्स कॉलेज जैसी सुविधा नहीं है। लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा में एम्स जैसी सुविधा और हर गांव से सड़क को मेन पक्के रोड से जोड़ना और रोजगार इतना पैदा करने के लिए कहा था मैंने, कसरगंज में इतना पैदा करने के लिए कहा था कि हमारे लोकसभा क्षेत्र का नहीं बल्कि देवपाटन मंडल का भी कोई भी व्यक्ति व्यापार के लिए कश्मीर, कन्याकुमारी, बॉम्बे और सूरत और गुजरात को न जाना पड़े, इतना व्यापार की मैं व्यवस्था करूंगा। और भविष्य में अगर फिर मौका मिला तो निश्चित रूप से मैं भूला नहीं हूं, अपने क्षेत्र के लिए सारी चीजें मैं मुहैया करूंगा। हमारे क्षेत्र के नौजवानों को मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मोदी सरकार ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। 10 साल होने को है, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। देखिए मैंने आपको बोलता बताया कि मैं बोलता किसान हूँ और आज भी मैं किसान और किसानों के लिए मैंने बताया कि मैं सुप्रीम कोर्ट जा चुका हूँ, 7 बार जा चुका हूँ, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में जा चुका। किसानों की स्थिति है आज भी अगर किसान के घर का कोई भी व्यक्ति किसी सर्विस में या किसी व्यापार में नहीं है तो किसान एक बार कर्ज लेकर के अपना कर्जा नहीं चुका सकता है। ये किसानों की स्थिति है। और सबसे बड़ी दिक्कत आज की तारीख में है हमारे जो इसमें वर्तमान परिस्थिति है किसानों के लिए, तो हमारे उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्थान छोड़ रखे हैं, तो सारी रात किसान अपना घर छोड़ करके अभी तक तो चल रहा था, वो किसान देख रहा था। अब इधर से पूरे उत्तर प्रदेश में चोरों का एक अंक आ गया, आतंक आ गया। तो किसान बेचारा खेत में जाकर के सांड रखा हुआ कि घर के दरवाजे पे चारों तरफ बैठ करके चोर रखा हुआ है। अब किसानों की स्थिति आप सोचिए, कैसरगंज में आप देखिए नहीं, पूरे हमारे जनपद में कैसरगंज, माची, मेहकपुर, चारों तरफ मामूली भेड़िया, कुत्ते कितने ज्यादा। तो जो सरकार उत्तर प्रदेश की भेड़िया को नहीं रोक पा रही है, उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है बहराइच की जनता की, तो फिर लगातार अभी कैसरगंज में भेड़ियों का आतंक हो रहा है और समाजवादी पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता वहां पर अभी उतरे नहीं। कौन नहीं उतरा? मैं गया पूरे दिन जो है समाजवादी पार्टी का जो है वो आनंद यादव जी पूरे दिन दौरे पे रहे, अक्सर मैं कैसरगंज जाता रहता हूँ। पार्टी की तरफ से कोई वहाँ धनराशि या कोई आर्थिक सहयोग या किस तरह की जरूर रोड वाले कांड में आर्थिक सहयोग पार्टी से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से राष्ट्रीय जी आए थे, पार्टी से जो है हमने भी बात किया है, आनंद यादव जी ने बात किया है। पार्टी से जो भी जितना भी जो कैपेसिटी पार्टी की है उस कैपेसिटी के हिसाब से पार्टी हर जगह करती है। देखिए अभी गोंडा में घटना घटी, 8-10 लोग मर गए थे नदी में डूब गए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में सबको पसंद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही उदार दिल के, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा सनातनी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा सनातनी राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी दल में कोई नहीं। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि सबसे बड़े सनातनी मुख्यमंत्री जी हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं, हम तो बताया ना कि मैं अठारह पुराण पढ़े हुए हूँ, तो हमारे पौराणिक हिसाब से विष्णु जी है, उनके साथ माता लक्ष्मी जी है कि नहीं, शंकर जी है, उनके साथ माता पार्वती जी है कि नहीं, ब्रह्मा जी है, उनके साथ सरस्वती जोड़ी जाती कि नहीं है। तो हमारा तो पौराणिक इतिहास ये कहता है कि बगैर पेड़ के बगैर साथी के जो हो किसी का जो है जीवन माने नहीं जाता, पूरे नहीं माना जाता। भगवान राम पे तो आया जो उन्होंने यज्ञ किया, जो अश्वमेध यज्ञ किया तो सीता जी की मूर्ति बना करके उन्होंने साथ में किया। ये हमारे यहाँ स्थिति है, तो किसी देख लीजिए हमारे यहाँ के जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, बड़ा की मैं क्षमा के साथ कहता हूँ, हमारे यहाँ भगवान राम की कृष्ण की इन्हीं की जो जिन पथ पे चला जाता है, ज्यादातर इन्हीं के पथ पे चला जाता है। भगवान राम जंगल गए, पास गए,
अच्छा तो जनक नंदिनी हो तो आ सकती है, और राजे के घर जनक यहाँ पैदा हुई थी, यहाँ भी राजमहल में रहती थी। तो भगवान राम वनगमन के लिए गए, सीता जी कंकड़ों को चलने के लिए उनके साथ अपने पति के साथ, तो 14 वर्षों तक वनवास में रही। ये हमारे देश का चरित्र है, ये हमारे धर्म का सनातन है, और ये धर्म का हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक कहानी हमारे देश की। दूसरे देखिए मोदी जी को देख लीजिए, बड़ा ही दुर्भाग्य, हम हमारे देश के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को बहुत आदर करता हूँ, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य और नमूना जो हमारी पौराणिक और सनातन की बात आपने किया, जब से प्रधानमंत्री हुए महलों में रहने लगे, उनकी पत्नी महलों के बाद अपेक्षा सड़कों पे, और बिल्कुल जैसे ये लगता था कि उनका कोई देखने वाला नहीं है, दूसरों के आश्रित होकर के घूम रहे आती। इसको क्या मानेगा आप? इसको सनातनी मानेंगे? और सनातनी किनको मानेंगे? सनातनी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मानेंगे? आज की तारीख में इटावा में जो उन्होंने वो मंदिर मंदिर बनवाया है, दर्शनीय है। मैंने देखा सावन में उस पर सोमवारों को इतनी भीड़ अभी उसकी 5% नहीं है, लेकिन इतनी आस्था उस मंदिर में, केदारेश्वर मंदिर में लोगों की है। और देखिए हमारे पूजा करते वो भी निर्मित है, कार्य चल रहा है, लेकिन कार्य नहीं, इतनी आस्था उस मंदिर के प्रति है, इतने प्रेम से बनाया गया है, उसमें धार्मिकता, वो जो अंश उसका जिसको कहते हैं, भगवान केदारनाथ का अंश जिसको कहते हैं, वो केदारेश्वर मंदिर इटावा में स्थापित है, ये ईश्वर जी के पास। वहाँ लोगों ने ये भी बताया है कि जो मंदिर है, मंदिर के अंदर जो है ऐसी व्यवस्था की गई है कि वहाँ से चिराग से उजाला किया जा सकता है। वो विद्युत व्यवस्था वो उसी अक्षांश पे रेखा पर जो मंदिर जो है वो सौभाग्य से निर्मित हुआ है, जिस अक्षांश पर अन्य मंदिर जो है वो केदारनाथ वगैरह के बने हुए हैं, उसी पर संयोग से ईश्वर की कृपा। आपको भविष्य में अखिलेश जी के नेतृत्व में आपका भविष्य कैसा लग रहा है? देखिए अखिलेश जी का भविष्य में जानना होगी। अखिलेश जी आज के तारीख में कल भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे नाते नहीं करा, मुझे नाते करा कि उनका जो चाल चलन, जो उनका चरित्र है, इतने सच्चाई पर और जनता की मोहब्बत को लेकर के चल रहा है कि उनको इस पद पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये मैं अपना निजी तौर पर बिल्कुल स्पष्ट हो तो गया। और जो हमारे बिल्कुल निश्चित रूप से जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, हमारे राष्ट्रीय नेता अखिलेश जी का जिस दिन भविष्य स्थापित हो जाएगा, तो हम लोगों का बगैर कहे भविष्य बिल्कुल एकदम उज्जवल। ये जो मोदी सरकार के 10 साल हो गए, इनकी जो नीतियां हैं, इनकी नीतियों पर आपका क्या कहना है? इनकी नीतियां यह है कि सारे देश की सारी संपत्ति चंद लोगों के हाथ बेच दिया जाए और भारत के साधारण नागरिक को भिखारी और कंगाल, आम इंसान, यही नीति है तो स्पष्ट दिखाई पड़ती। आज तक कभी भी देश की इतनी संपत्ति का जो है दूसरों को बांटा नहीं, और सबसे बड़ी बात है देश हमारा कंगाल बन रहा है। 2,49,000 करोड़ का कर्ज जो है देश पर हो गया। मोदी सरकार आने के बाद से लगातार 60 लाख करोड़ कर्ज पहले तो आज 70 करता करीब 2.5 लाख। अब 2024 लोकसभा चुनाव हारे, तो इसमें मतलब पार्टी की अंदरूनी कलह थी, गुटबाजी था, या जनता नापसंद कर रही थी? इसके पीछे क्या? जनता बहुत पसंद कर रही थी और जनता आज भी बहुत पसंद हुई। और मैंने कहा भी था, मैं चुनाव हारने के बाद मैं अपने को हारा हुआ महसूस ही नहीं कर रहा हूँ। आप हमारे पूरे लोकसभा चुनाव अपने कैसरगंज को देते, कैसरगंज मेरा करीब 7-8 राउंड हो चुका है। मैं अपने विधानसभा लोकसभा के सभी विधानसभा बराबर जाता हूँ, और मैंने तय किया है कि 2027, जैसे मैंने बताया, 2027 हमने लोकसभा के साथ साथ देवपाटन मंडल की 20 सीटों पर चल करके जनता को अपने कार्यकर्ताओं को जागृत करके हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को वित्तीय बनाने में 2027 में लगातार चल रहा हूँ। पार्टी में अंदरूनी कलह है, या मान रहे हैं या नकार रहे हैं? हम पार्टी में किसी अंदरूनी कलह, हमको पार्टी के सभी लोग प्रेम करते हैं, तो उसको अंदरूनी कलह हमको दिखाई नहीं पड़ती। जब आप 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी के कोई जो है जिला स्तर कोई बड़ा नेता या विधानसभा स्तर के जो उम्मीदवार थे, वो आपके साथ नजर कंधे से कंधा मिलाकर नजर नहीं आ रहे थे? हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ है, तो फिर कोई नजर आवे ना नजर आवे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सारे लोग नजर आएंगे। नहीं, आप सवालों से बच रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो विधानसभा स्तर के थे, चाहे वो वर्तमान विधायक थे या पूर्व में चुनाव लड़ चुके थे, वो लोग आपके साथ नहीं थे? जहाँ जहाँ मैंने आह्वान किया सभी लोग आए, जहाँ जहाँ मैंने आह्वान किया सभी लोग आए।
और ये तो जैसे सबसे बड़ी बात है कि जब जनता हमारे साथ है और जनता के जो प्रतिनिधि वो कैसे नहीं रहेगा। आपका पूरा लोकसभा चुनाव बीत गया, माननीय जिला अध्यक्ष जी या माननीय पूर्व मंत्री जी आपके साथ कई चुनाव प्रचार में नजर नहीं है। अब पूर्व मंत्री जी का हमारे क्षेत्र के जो बहराइच था, तो हमारे जो है वो लोकसभा क्षेत्र में वो आते नहीं थे, तो अपनी लोकसभा क्षेत्र बहराइच में देख रहे थे, तो इस नाते जो है वो ना आया। लेकिन उनको मतलब जिले के चीफ हैं तो आना चाहिए आपके साथ। देखिए, अब जिले के चीफ तो हम ये मान के चलते हैं, जिले के चीफ और सब कुछ चीफ जिसको हमारे अध्यक्ष जी बना दे वही चीफ है, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे और जो काम करे वो चीफ है। और हम लोग क्योंकि हमारे पार्टी में है, हम लोग उनका आदर करते हैं। जिला अध्यक्ष जी को तो आपके साथ उतरना चाहिए कुछ ना कुछ। जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ आपने कैथल में गए हैं, चुनाव में गए हैं। अभी लोकसभा चुनाव के दौरान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके घर आए थे, उससे आपको क्या, उसको किस अंदाज से देखते हैं? नहीं, हम किसी ये हमारे ये मैंने पहले कहा ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हमारे बताना सनातन के सारे गुण इतना मौजूद है, उसी सनातनी होने के नाते कि उनका स्नेह इतना बड़प्पन है कि हमने उनसे अनुरोध किया कि भैया जो मैं चाहता था कि आप उन्होंने स्वीकार किया, हमारी मोहब्बत को उन्होंने स्वीकार किया। ये उनका बड़प्पन है और बड़प्पन ही बड़प्पन में एक नहीं है, और उनकी बहुत सी चीजें नहीं कह सकते, बड़प्पन उनका बहुत है। उनमें मैं आपको बता दूं बड़प्पन भी है, जैसे हम लोगों के पुराणों में कहा गया है कि राजा में ईश्वरीय शक्तियों का वास होता है। राजा और राजनेता में ज्यादा बड़ा फर्क नहीं होता। मैंने बहुत अवसर पे देखा है कि अपने स्तर जैसे हमारे टिकट पर उन्हें सर मिल रही है, तो देखता हूँ ईश्वरीय शक्ति का बात उनका है। मैं आपको सच बता दूं, जान लीजिएगा भाजपा वाले बड़ा राजनेता रखते हैं। सुबह की दिन जिस दिन उनका टेलीफोन मेरे पास आया, मैं हमारे बाहर जो है संगति का छोटा तो नहीं है, जल हमारे सभी लोग चढ़ाते हैं। मैं शंकर जी को जलाभिषेक कर रहा, जलाभिषेक करते ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का टेलीफोन उसी स्थल पे हमारा जो है लड़का लेकर के पहुंचा हुआ, क्योंकि वो उनका टेलीफोन में जलाभिषेक करके उठाया, तो अपनी तैयारी करो तो यहाँ से पानी मंगा दो अपना। आश्चर्यचकित मानता हूँ, इसी को मुंह की देंगे हाँ कि अचानक से फोन आ गया, अचानक से फोन आया। उस समय आया कि जब मैं जो है भगवान में जलन सुबह टाइम था, सुबह बहुत सी चीजें बताया कि मैंने बताया कि जैसे योगी जी है उनके साथ तो लोग बहुत लोगों को अहंकार है, हमारे राष्ट्रीय का सरलता है। लगातार कैसरगंज क्षेत्र में भेड़ियों का आतंक है, इससे बचाव के लिए सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे मैंने सरकार से कहा, मेरे यहाँ लौट करके मैं दौरे से आऊँ तो कप्तान से मैंने कहा कि ये वन विभाग वाले बिल्कुल मुद्दा आए, कुछ नहीं कर पाए। आप अपनी फोर्स लगाइए और कुल्हड़ी और लाठी का प्रचार करवाइए। आप सरकार कुछ करने की स्थिति में नहीं है। जनता स्वयं जब सामूहिक रूप से इकट्ठित होकर के अपनी ताकत से भेड़िया मार करके भगा पाएगी तभी मुक्ति है। या तो हम समाजवादी लोग जब लगने ही वाले हैं, हम लोग भी सुरक्षा में, जैसे सरकार नहीं कर पाएगी तो हम लोग सुरक्षा में लगेंगे। तो क्षेत्र की है तो अपने क्षेत्र की जनता के साथ पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी मझारा तोगली का दौरा किया, वहाँ लोगों ने एक तरह का जो है ये अफवाह फैलाई, ये मान के चलिए उपहास किया कि अब मुख्यमंत्री जी आ गए, भेड़िया ऑटोमेटिक विलुप्त हो जाएंगे। ये वहाँ के कुछ लोगों ने कहा जी कि मुख्यमंत्री जी आ गए, भेड़िया विलुप्त हो जाएंगे। ये मान लीजिए कि मुख्यमंत्री जी के गुणगान में उनके पार्टी के लोगों ने कहा होगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी सच बात को हम बताते हैं आपको, सभी चीजों का संविधान में संविधान की बात की जाती है। संविधान में हर चीजें के समय कस्टम सिस्टम प्रोटोकॉल। पहली दफा उनके उप मुख्यमंत्री यहाँ आए थे केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य जी के हमारे क्षेत्र के विधायक कैसरगंज थे, अपनी बात भेड़िए की ही कहने गए और केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ के डीएम और एसपी से करके उनको बाहर बैठाया। तो जब हमारे प्रोटोकॉल, हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको प्रोटोकॉल नहीं मांगे, इतने नहीं, इसको फिर मैं रिपीट करता हूँ। मुख्यमंत्री जब कैसरगंज में क्षेत्र में आए थे तो वो भी यहाँ जैसे सदन माने आप, कैसरगंज के जो है विधायक कौन है, तो यहाँ की जो बहराइच यूनिट है शासन की, उसको आनंद यादव को फिर से रिपीट करके बुलाना चाहिए। ये मुख्यमंत्री की भयंकर भूल है तो यहाँ के प्रशासन की प्रोटोकॉल को कोई टाल नहीं सकता। जब मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ उस समय वहीं लोकल के कुछ लोग खाना वाना बना रहे थे, आग लग गई। आग में 3-4 लोग झुलस गए, बहुत बुरी तरीके से झुलस गए। ये हुआ कि उनको तुरंत जो है वहां से हटाल दिया गया। मुख्यमंत्री जी आए, कार्यक्रम होकर के चला गया। 2-3 लोग बहुत बुरी तरीके से झुलसे हुए थे,
वो भाजपा के लोग उनको दबा रहे थे कि आप दवा कराने मत जाइए, यही रहिए, और वो मतलब बुरी तरीके से मतलब झुलसे हुए घर पर पड़े हुए थे। मुझे जानकारी मिली, मैंने आवाज उठाई, तब थोड़ा बहुत कुछ आनंद यादव विधायक जी जो हमारे हैं ये लेके आए, जिला अस्पताल भर्ती कराए, लेकिन सरकार के द्वारा अभी ना उनको आवास या कुछ इस तरह का मुहैया नहीं कराया, ना मुख्यमंत्री जी के सामने उन लोग पीड़ितों को जाने दिया गया। इस पर क्या कहना चाहिए? ये सरकार जो है तो नया नमूना नहीं है। सबसे बड़ा नमूना आपने कुंभ के मेले में देख लिया कि कितने लोग मरे। उस घटना को जब पूरी सरकार जुट करके दबा रही थी, ये तो मामूली घटना 4-6 लोगों की थी, तो इसको तो उनको हर जो है अच्छा काम कर नहीं कर सकते, और जो इनसे गलतियां होती हैं उसको दबा करके समझते हैं कि जनता जो है समझते। मैं बता दूं, जनता का हर नागरिक जो जिसको आप समझते हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं है, नहीं जानते, वो हमसे आपसे इस देश की जनता, प्रदेश के हमारे विशेष करके सब कुछ जानती है, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी जनपद में मंडल में चला गया कि मुख्यमंत्री आने के बाद भाजपा ने जो नीचे हुए लोगों को उनको अस्पताल तक नहीं जाने दिया। ये तो बड़ी ही, इसको मान के चलिए, बहुत अच्छा काम है। नहीं, अगर उसी समय अगर मुख्यमंत्री जी के सामने पेश कर दिया तो कुछ उनको आवाज मिल जाता है, कुछ इस तरह का आर्थिक सहयोग हो जाता है। जरूर मिल जाता, लेकिन वहाँ के लोगों ने उनको मिलने नहीं। ये तो यहाँ की यूनिट की इकाई की है, सब जगह छिपाई जाती है। समाजवादी पार्टी का अगला ठोस कदम क्या होगा जिससे 2027 का चुनाव जीता जा सके? समाजवादी पार्टी का अगला ठोस कदम सभी पीडीए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चला था, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, आपको अच्छा लगा। जो हमारे पीडीए राष्ट्रीय अध्यक्ष लगा चला रहे हैं, जिससे पूरी भारतीय जनता पार्टी डरी और सहमी हुई है। इस इलाके को 2002 लोकसभा के चुनाव में आपने देखा, उसी की पीडीए के पथ पर चल करके, पीडीए के मतलब सभी लोगों को जोड़ करके 2027 फतेह करने की तैयारी हम लोगों की पीडीए की है। पीडीए से अपना हम निजी में मानता हूँ, पीडीए में लगभग सभी लोग आ जाते हैं। पीडीए में पीड़ित, पंडित, पिछड़ा, पहलवान, दलित, अगड़े में सारे के लोग, आधी आबादी, अगड़े में मतलब सारे के लोग, अल्पसंख्यक यानी सब मिला करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे देश के किसी भी जाति, धर्म और बिरादरी को अपने पीडीए में शामिल करके चलने, किसी को अलग नहीं मानते। यानी कि ये देखने का नजरिया है, जिस तरीके से आदमी देखे वो अपना अपना है। नहीं, जिस तरीके देखे नहीं, हमारा अध्यक्ष की नजरिया, अध्यक्ष हमारे नजरिया, जो भी कोई भी आदमी किसी उसका नहीं मतलब किसी भी उसका पीड़ित हुई से देखे, जो है वो भाजपा का आदमी जो है वो वहां मारा गया, तभी समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचे, भाजपा के लोगों ने रिफ्यूज कर दिया। हमारे समाजवादी भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, तो जब समाजवादियों ने कहा नहीं सब तो भाजपा के रहे, तब जाकर के लोग माने। चलिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए बहुत 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 स्वागत है आपका मुलायम सिंह जी।